बच्चों आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है आइसोमेरिज्म वाले हिस्से का सबसे महत्वपूर्ण और सही मायने में सबसे टेढ़ा हिस्सा होता है। तो वाजिब है इस वाले हिस्से को अगर आप लोगों को बेहतर समझना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखो। गारंटी लेता हूं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, चाहे वो आईआईटी जेईई के हों या फिर नीट के हों या फिर किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और बोर्ड की तो बात ही नहीं करता हूं क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनने जा रहे हैं तब जब तक आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पर होता क्या है ना कि जैसा कि मेरी आदत है, आप लोगों को पता है कि हर किसी चीज को समझाने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल और क्वेश्चन का सहारा लेता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर भी ये वीडियो जो थोड़ा बहुत लंबा हो जा रहा है, वो लंबाई का वजह यह है कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन और एग्जांपल्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इस वीडियो के बाद आप लोग अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करते हो तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है ना बच्चों? तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा रेस्ट देके मैं करता क्या हूं कि सबसे पहले मैं आप लोगों को आइसोमेरिज्म का शॉर्ट रिव्यू दे देता हूं। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई बच्चे पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देख रखा हो, जैसे आइसोमेरिज्म के पिछला मान के चलो 3 या 4 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप लोगों को यहां पर थोड़ी सहायता मिलेगी। ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले देखो आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो आइसोमेरिज्म कहने का क्या मतलब होता है, वही जो ऑर्गेनिक में हम लोगों ने पढ़ा था, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन वो सब एक दूसरे से अलग है किन्हीं वजहों से, तो उन सबों को हम लोग एक दूसरे का आइसोमर बोलेंगे। और इस फेनोमेनन को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? आइसोमेरिज्म। जो कि यहां पर मैंने लिख भी रखा है, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द फेनोमेनन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, नथिंग एल्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं तो उन्हें भी एक बार देख लिया जाए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चों दो तरह के आइसोमेरिज्म देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर्स में, और वहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने कितने तरह का पढ़ा था? 6 तरह का। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट या उसी को हम लोग सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते थे, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। यानी कि अंतिम जो वीडियो आया था वो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म तक था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को क्या देखना है? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को स्टीरियो आइसोमेरिज्म की शुरुआत करनी है, और उसमें हम लोगों को दो तरह के आइसोमेरिज्म को देखना होता है। एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा हो जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बिना देर करते हुए हम लोग आ जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर, और सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मेन अंतर क्या होता है? तो सबसे पहला अंतर, जैसे नाम से भी पता चल रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एराइज होता है ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। और वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर कंपाउंड का एराइज होता है, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर कंपाउंड का बना, उसमें एटम टू एटम अटैचमेंट ही बदल जाता है। इस बात को समझो, जैसे कि मान लो साइनाइड के साथ अभी अमोनिया जुड़ा हुआ है, तो अभी अमोनिया हट के कुछ और ग्रुप ऑफ एटम वहां पर अटैच हो गया, मतलब कि पूरा स्थिति ही बिगड़ जाता है। यानी कि स्ट्रक्चर बदलना मतलब आप लोग समझ ही रहे हो। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात कि स्टीरियो आइसोमर जो होगा किसी भी कंपाउंड का, किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का, वो सारे के सारे आइसोमर का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ही, उनका स्ट्रक्चर भी सेम है। तो अंतर क्या होता है? तो अंतर ये होता है कि वो जो अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग आइसोमर है, उसमें एटम टू एटम अटैचमेंट सेम होने के बावजूद उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, या फिर बोल दो कि स्पेस में अरेंजमेंट जो है वो अलग होता है। ठीक है ना? जैसा कि मैंने यहां पर लिख रखा है बच्चों, उसे ध्यान से देखना आप लोग कि सच टाइप ऑफ आइसोमर्स कंटेन सेम एटम टू एटम अटैचमेंट। इस बात को ध्यान से समझना, यानी कि दो या दो से अधिक आइसोमर जो है, उसमें हर एक आइसोमर में जो एटम जहां से जुड़ा हुआ है वो एटम वहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? लेकिन क्या होता है, बट डिफर ओनली इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स अबाउट द सेंट्रल मेटल आयन। यानी कि सेंट्रल मेटल आयन के अबाउट
एटम या ग्रुप ऑफ एटम का जो अरेंजमेंट है ना वो अगर अलग हो जाए तो उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, उसे ही हम लोग नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमर। यहाँ पर 1 मिनट लेकर एक सिंपल सा एग्जांपल मुस्कुराने की जरूरत भी है कि जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पर 3 बच्चा है, 1 बच्चा 2 बच्चा और ये 3 बच्चा, अभी तो एक ही नजर आ रहा है। अब जो है ये दूसरा बच्चा तुम लोगों को नजर आया और अब जो है ये तीसरा बच्चा नजर आया, ठीक है ना। तो पहला बच्चा में क्या है, 2 हाथ है और 2 पांव भी है, तुम लोगों को दिख रहा है। दूसरे बच्चे में क्या है, 1 हाथ यहाँ है, 1 पांव यहाँ है और 1 पांव जो है यहाँ पेट से निकला हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा हाथ जो है वो यहाँ कपाड़ में से निकल गया। अजीब लग रहा होगा लेकिन समझो। और ये तीसरा बच्चा जो है उसमें 1 पांव यहां से निकला हुआ था, 1 पांव जहां से था वहीं से निकला हुआ, थोड़ा उठ गया, 1 हाथ ऊपर उठ गया है और 1 हाथ जो है नीचे डांसिंग मोड में आ गया। तो तुम गौर करो ये जो 3 बच्चे हैं ए बी और सी, इन तीनों में अंतर क्या है। अगर हम लोग ए एंड बी को कोरिलेट करें और ए एंड सी को कोरिलेट करें तो दोनों में अंतर क्या होता है उसको अगर ध्यान से देखो तो ए और बी में, ठीक है ना, यहाँ ए में देखो 2 हाथ है और 2 पांव है, बी में भी 2 पांव है, ये दोनों पांव है और ये दोनों हाथ है, लेकिन जो हाथ जहां से अटैच था वहीं पर अटैच है क्या, नहीं। तुम लोग गौर करोगे ए में जो 2 हाथ था दोनों हाथ कंधे से निकल रहा था और बी में 1 हाथ तो कंधे से निकला लेकिन दूसरा हाथ जो है सिर में से निकल गया। तो बोलो तो एटम टू एटम अटैचमेंट सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। उसी तरह पांव को अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ए में जो पांव है वो तुम गौर करोगे कि दोनों पांव धड़ से निकल रहा है। नीचे में इसमें देखो बी में 1 पांव तो धड़ से निकला, दूसरा पांव पेट से निकल रहा है। तो अटैचमेंट बदला कि अलग रहा, अटैचमेंट जो है वो बदल गया। इस वजह से तुम लोग ध्यान से अगर देखो तो ए और बी जो है वो शुरू में ए और बी जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर एक दूसरे का कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अब ए और सी की बात करते हैं, ठीक है ना, ए और सी की बात करते हैं। ए और सी को अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यहां पर क्या होगा, ए में दोनों हाथ कंधे से निकला था, सी में भी दोनों हाथ कंधे से ही निकल रहा है। ए में दोनों पांव जो है नीचे से निकला, बी में भी सी में दोनों पांव नीचे धड़ से निकल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अंतर क्या है ए और सी में कि ए और सी में जो हाथ या पांव जहां से अटैच है वहीं से अटैच है, लेकिन अंतर क्या है कि उसका अरेंजमेंट बदल गया। ए में दोनों हाथ नीचे की तरफ है, ये यहाँ पर सी में 1 हाथ नीचे एक दूसरा ऊपर है। मतलब जो एटम टू एटम अटैचमेंट सेम लेकिन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट सेम है या अलग है, अलग है। उसी तरह ए और सी में तुम पांव की स्थिति को देखो तो ये दोनों पांव नीचे है ए में और सी में पांव जहां से अटैच है वहीं से है, बट पांव जो है ऊपर नीचे उठ गया है, मतलब अरेंजमेंट बदल गया, अटैचमेंट सेम है। इस वजह से ए और सी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये चीजें और क्लियर होंगी, ये क्लासरूम वाला मेथड मैंने यहाँ पर अपना लिया, लेकिन आप इसको अगर नहीं भी समझे हो तो नीचे और भी क्लियर होंगी कैसे, जब इन चीजों को आप लोग देखोगे कहां पर, तो अलग अलग रियल एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरी बात को देखते हैं। दूसरी बात ये होती है स्टीरियो आइसोमरिज्म को लेकर कि ये वाला आइसोमरिज्म तभी संभव है जब कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 हो या तो 4 से ज्यादा। मतलब कम से कम कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, 4। कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 हो, जैसा कि एक एग्जांपल आप लोग देख ही लो, जैसे कि यहाँ पर ये सिल्वर है AgCN2-, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन इस वाले कॉम्प्लेक्स में ये वाला जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये कभी स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है ये वाला स्टीरियो आइसोमरिज्म, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है जो कि 4 से कम है। यानी कि यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम से कम 4 रहेगा तभी जाकर हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं। यानी कि दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज पॉसिबल ओनली इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ग्रेटर देन 4। या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या फिर 4 से ज्यादा हो, तभी जाकर इस तरह का आइसोमरिज्म हो सकता है। अब सबसे पहले देखो कि ये होता कितने तरह का है, तो ये 2 तरह का होता है। स्टीरियो आइसोमरिज्म 2 तरह का होता है, वो क्या क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा जो होता है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्लियर है ना कि ये जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है ये 2 तरह का, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। और हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं किस तरह के आइसोमरिज्म की, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो ध्यान से देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता क्या है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि उस तरह का स्टीरियो आइसोमरिज्म जो कि डिफरेंट ज्योमेट्री की वजह से राइज हो।
वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें जो दो या दो से अधिक आइसोमर है उन सबों का ज्योमेट्री डिफरेंट हो। ज्योमेट्री डिफरेंट करने का मतलब सबसे पहले तो जान लो स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर है तो एटम टू एटम अटैचमेंट तो सेम होगा। एटम टू एटम अटैचमेंट सेम है, ये मतलब जिस सेंट्रल मेटल आयन से जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो वही एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होगा, बस उसका स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो बदले, और वो भी स्पेशल अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बदले कि उसका ज्योमेट्री अलग हो जाए। ज्योमेट्री बदलने से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है, सिंपली उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नथिंग एल्स। वही बात मैंने यहां लिख रखी है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू डिफरेंस इन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड लिगेंड है, तो उन लिगेंड का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बदलने से जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है उसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इट मे बी फॉलोइंग टू टाइप्स। सामान्य तौर पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है सामान्य तौर पर दो तरह से होता है। डिफरेंट ज्योमेट्री के वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो तरह से सामान्य तौर पर बोल रहे हैं, एक से दो से ज्यादा भी हो सकता है, वो आप लोग आगे देखोगे। सबसे पहला जो होता है दैट इज सिस आइसोमर, और दूसरा जो होता है दैट वन इज ट्रांस आइसोमर। समझ में आया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्योमेट्री के आधार पर दो तरह से सामान्य तौर पर मानते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और वो क्या क्या, एक तो हो गया सिस आइसोमर और दूसरा जो है बच्चों वो क्या हो गया, वो हो गया ट्रांस आइसोमर, ठीक है ना। इफ दिस सेम काइंड ऑफ लिगेंड ऑक्यूपाई पोजीशन एडजेसेंट टू ईच अदर, उसको हम लोग सिस आइसोमर बोलेंगे। और इफ दिस सेम काइंड ऑफ लिगेंड ऑक्यूपाई पोजीशन अपोजिट टू ईच अदर, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। जैसा कि आप लोग देखो कि यहां पर हम लोग दो आइसोमर लिख रहे हैं, ये है कोबाल्ट 1 2 3 4, ठीक है, ये भी कोबाल्ट 1 2 3 4, ठीक है। तो इस पहले वाले को अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहां मान लेते हैं 4 लिगेंड है, ए और बी, 2 ए है और 2 बी है, और यहां पर भी 4 लिगेंड कुछ इस तरह से अरेंज है, ए बी, ठीक है ना। तो तुम गौर करोगे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इस वाले कॉम्प्लेक्स को अगर ध्यान से देखो, इसमें सेम जैसा लिगेंड सेम साइड है, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सिस आइसोमर। और इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखो तो इसमें सेम जैसा लिगेंड जो है वो अपोजिट साइड है, इसलिए इस वाले को हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों, इस वाले को हम लोग नाम दे देंगे ट्रांस आइसोमर। क्लियर है ना। अब यहां पर आओ, वी हैव टू स्टडी अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यानी कि सबसे पहली बात आप लोग जानो कि हम लोगों को सबसे पहले तो हम लोगों ने पहले ही जाना कि स्टीरियो आइसोमर कौन दे सकता है। स्टीरियो आइसोमरिज्म देने के लिए कम से कम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए बच्चों, 4। स्टीरियो आइसोमरिज्म देने के लिए कम से कम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करें या फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करें। अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं तो यहां पर हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ना होता है। यानी कि कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले को अलग हम लोग देखेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों को बच्चों अलग देखेंगे। सबसे पहले हमने हेडिंग देकर यहां लिख रखा है कंपाउंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यदि कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो कैसे कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग देखो कि अगर कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, तो उस स्थिति में कंपाउंड का दो तरह का स्ट्रक्चर संभव है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और दूसरा जो होता है दैट वन इज स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर। तुम लोग जानो कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4, तो तुम लोग देखो कि हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का हो सकता है। या तो कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, या तो सेंट्रल मेटल आयन dsp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। याद हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा तो बताओ तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने पर कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल हो जाता है, और dsp2 हाइब्रिडाइज्ड होने पर कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्क्वायर प्लैनर हो जाता है। क्लियर हुआ। टेट्राहेड्रल कब होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल के आयन का sp3, और स्क्वायर प्लैनर कब, जब dsp2। और इन चीजों को भी देखना है आगे चलकर जब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे, यानी कि बॉन्डिंग, इस आइसोमेरिज्म के जस्ट बाद हम लोगों को बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही पढ़ना होता है। और वहां पर जब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो हम लोग खुद से निकाल पाएंगे कि किसी सर्टेन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का हो सकता है, वो क्या क्या, sp3 और dsp2, जिस वजह से स्ट्रक्चर भी दो तरह का हो सकता है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लैनर। उसी बात को हमने यहां पर लिख रखा है, ठीक है ना। उसी बात को मैंने यहां लिख रखा है कि विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड
कंपाउंड्स कैन हैव द फॉलोइंग टू पॉसिबल स्ट्रक्चर, वो क्या क्या, टेट्राहेड्रल और या फिर स्क्वायर प्लानर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो मेटल इस तरह से होगा और 4 लिगेंड जो होगा वो कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रली अरेंज होगा। तो यहां पर इस स्थिति में बताओ तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, है ना, याद आ रहा है। और स्क्वायर प्लानर वाली बात अगर हम लोग करें कि अगर स्क्वायर प्लानर हो तो मेटल कुछ इस तरह से होगा और एक ही प्लेन में 4 लिगेंड कुछ इस तरह से एक ही प्लेन में एक दूसरे से अरेंज होगा, सही है ना। तो तुम लोग समझो कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है तुम लोग देख रहे हो, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ये एक्चुअली स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है। क्लियर है। तो अब बात होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस स्ट्रक्चर के साथ देखने को मिलेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, स्क्वायर प्लानर में भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा। फिर से देखो, कंपाउंड का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा तो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर। लेकिन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर रहा यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल मेटल आयन रहा तो उस परिस्थिति में कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता। इसको अभी गांठ बांध के दिमाग में रखो। याद हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, फिर से दोबारा दोहरा रहा हूं इस बात को, जरूरी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ अगर कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहा तो ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल होगा। तो इस परिस्थिति में वो कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? तो इसका जवाब होता है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर रिलेटिव पोजीशन लिगेंड का बदलेगा ही नहीं तो उस परिस्थिति में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे देगा? तुम लोग इमेजिन करो, यहाँ पर 3 डायमेंशनल फिगर तो नहीं बना सकता हूं, जैसे यहाँ पर तुम देखो कि एक लिगेंड यही टेट्राहेड्रल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, और तुम लोग घर में ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर खुद से बनाकर देखना और तुम यहाँ पर रेड पेन लगा लेना। ये जो है ये रेड है, यहाँ रेड है, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ ग्रीन है और यहाँ पर भी रेड है। अभी देखो तो दोनों रेड, ये वाला रेड जो ब्लैक कलर से मैंने सर्कल करा या हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से, ये रेड और ये रेड एडजेसेंट पोजीशन पर है ना, अगल बगल। अब अगर इस रेड को हम लोग यहाँ पर इंटरचेंज करके यहाँ ले आए, देखना रेड को इंटरचेंज करके यहाँ ले आए तो अभी भी तो दोनों रेड अगल बगल ही है। तुम लोग इमेजिन करना, तुम लोग घर में इस तरह से 4 पेन को 4 कलम को इस तरह से 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन को लगा लेना और तुम देखना कि किसी भी 2 पेन एक जैसा लेना होगा, यानी दोनों रेड या दोनों ग्रीन या दोनों ब्लू, कम से कम 2 एक जैसा होना चाहिए। अब उन दोनों रेड को देखना अलग अलग पोजीशन बदल बदल के, क्या वो एक दूसरे से दूर जाता है? नहीं, हर स्थिति में दोनों रेड, चाहे इस रेड को यहाँ पर रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखोगे तो हर जगह उसका रिलेटिव पोजीशन सेम ही आएगा। इस वजह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैन नेवर गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देता कौन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर। याद रखना है इसको, यही इंपॉर्टेंट बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होगा यानी कि DsP2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर किसका होता है? DsP2 हाइब्रिडाइज्ड का। तो वहीं पर जाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ देखो मेटल है, यहाँ भी मेटल है, ठीक है ना, और मान लेते हैं दोनों स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ? अब मानते हैं इसमें लिगेंड है A B B। तुम गौर करो, अभी A और B साथ साथ है, इस वजह से ये सिस आइसोमर होगा या फिर ट्रांस आइसोमर होगा, सिस। लेकिन अगर हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाए कि A यहीं पर रहे लेकिन दूसरा A को हम लोग यहां पर से रिप्लेस करके यहां ले आए और नेक्स्ट B और B जो है ऐसा रहे, तो बताओ तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर और दूसरा वाला स्ट्रक्चर सेम है क्या? नहीं, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। और क्या ये वाला अगर सिस है, क्यों? क्योंकि सेम जैसा चीज सेम साइड है, सेम जैसा चीज सेम साइड है। लेकिन यहां पर गौर करो, A के जस्ट अपोजिट दूसरा A हो जाता है, B के जस्ट अपोजिट दूसरा B हो जाता है। तुम गौर कर रहे हो? तो यहां सेम जैसा चीज अपोजिट साइड है, इस वजह से इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रांस बोलते हैं। समझे बात को? सिस मतलब सेम जैसा चीज सेम साइड, और ट्रांस मतलब सेम जैसा चीज अगर अपोजिट साइड रहे तो उसे ही हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों? ट्रांस। क्लियर हुआ? सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर आप लोगों को, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आगे चलकर पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना है तो एग्जाम्पल पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना होगा।
अगर आप लोग एग्जाम्पल नहीं समझोगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है ना। और एग्जाम्पल में भी क्या बात होता है कि जो जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सारे जो भी एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल है वो उन सबों को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो जो जो एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है, मतलब सोचो सिर्फ वही दे रहा है, और जो नहीं दे रहा है वो बिल्कुल नहीं देगा। और तुमको ऐसा क्या है ना कि जो एग्जाम्पल मैंने दिया वही एग्जाम्पल क्वेश्चन में आए, एग्जामिनेशन में आए, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। लेकिन ये जरूरी है कि जिस वैरायटी का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इसके अलावा कोई और वैरायटी का एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम में भी देखने को नहीं मिलेगा, 110% श्योर। तो क्या दिमाग में रखना है? दिमाग में ये रखना है कि जिन जिन एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं, और उन एग्जाम्पल में क्या होगा कि कुछ देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कुछ नहीं देगा। तो जो देगा तो सिर्फ वही वाला देगा, जो नहीं देगा वो बिल्कुल नहीं देगा। और ये आप लोगों को प्रैक्टिस के बाद खुद भी क्लियर होने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन उससे भी जरूरी होता है कि फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। रिवीजन में क्या था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता था कि दो से अधिक कंपाउंड जिसमें एटम टू एटम अटैचमेंट सेम है, याद रखना, एटम टू एटम अटैचमेंट सेम हो, लेकिन एटम या ग्रुप ऑफ एटम का रिलेटिव पोजीशन, स्पेशल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ये सब बदलने से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट हो उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है सिर्फ उन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 हो या 4 से ज्यादा, यानी कि 2-3 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं देखने को मिलेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 2 तरह का होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफरेंट ज्योमेट्री की वजह से जो एराइज हो उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दो अलग अलग हम लोगों को पढ़ना होता है। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ कंपाउंड में 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, वो क्या क्या? टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कभी नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज उसमें रिलेटिव पोजीशन ऑफ सिमिलर लिगेंड कैन नेवर बी चेंज। सिर्फ कौन देता है? स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर वाला, यानी कि कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैविंग स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर कैन ओनली गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैन लगा रहे हैं, ऐसा मत समझ लेना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहे और स्क्वायर प्लैनर रहे तो वो देगा ही देगा, ऐसा नहीं। हाँ ये पक्का है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, वो डेफिनेटली नहीं देगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहे, टेट्रा स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर रहे, तो वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। कौन देगा कौन नहीं देगा, उन्हीं चीजों को यहां पर समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो कि अमॉन्ग द 4 लिगेंड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसमें क्या बात हो रहा है? जो 4 लिगेंड, अमॉन्ग द 4 लिगेंड मिनिमम 2 मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर 2, कि कम से कम 2 जो है वो बाकी 2 से अलग होना चाहिए। जो 4 लिगेंड तुमको मिल रहा है ना, उन चारों में से कम 2 जो है ना वो बाकी 2 से अलग रहे, तभी जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैविंग स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहां पर थोड़ा सा एज्यूम कर लेना, ये ए बी सी और डी जो तुम लोगों को नजर आ रहा है, इनमें ए और बी जो तुमको नजर आ रहा है ग्रीन कलर वाला, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर है ए और बी, तो ये न्यूट्रल लिगेंड होगा। अगर कहीं पर ए बी तुमको दिखेगा तो समझ लेना वो न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे कि NH3, H2O, पिरिडीन, NH2OH, ऐसा टाइप का लिगेंड अगर तुमको मिला, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड होगा, तो वो ए और बी से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है आगे। और ये येलो कलर में जो दिख रहा है ना, सी और डी कहीं लिखा होगा, तो वो समझना कि वो एनायनिक लिगेंड है, जैसे कि CN-, Cl-, NO2- एटसेट्रा, वो सब एनायनिक लिगेंड होगा, ठीक है ना। तो चलो यहां पर शुरू करते हैं, और यही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आज के वीडियो लेक्चर का। एग्जाम्पल सबसे पहले देखो MA4 टाइप, यहां पर इस बात को नहीं भूलना। यहां पर सबसे जरूरी बात जो हमने बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देने के लिए जो 4 लिगेंड है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उन 4 में से कम 2 बाकी 2 से अलग होना चाहिए। जो 4 लिगेंड है उसमें मान लो चारों सेम हो जाए तो वो नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 3 सेम है, एक अलग है, वो नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कम से कम 2 जो है बाकी 2 से अलग रहेगा, तो ही जाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। और उन्हीं बातों को यहां पर एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने जा रहा हूं। जैसे MA4 है, ध्यान से देखना, MA4 दिख रहा है ना, तो MA4 में क्या बात होगा? M है और 4 सेम काइंड ऑफ लिगेंड है, देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। नॉट गिव
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि अगर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं, और चारों लिगेंड सेम है, स्क्वायर प्लेनर मेटल के अराउंड देखो चारों लिगेंड सेम है, ए, तो बताओ तो इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या तुमको कोई फर्क दिख रहा है क्या, या कोई फर्क ला भी सकते हो? नहीं, बोथ द टू स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर, और हम लोग इसमें कोई ज्योमेट्री चेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो बताओ तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। अब हम लोग बोलते हैं NiNH3 होल 4, उसी Ma4 का एग्जांपल है। A4 मतलब क्या? 4 न्यूट्रल लिगेंड हो भी सेम टाइप का, तो ये भी नहीं देगा। यहाँ पर हम उसी चीज को लिख रहे हैं, NH3 है, निकेल के चारों तरफ क्या है? NiNH3 NH3 NH3, ऐसा मान लो इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लानर, और टोटल पर चार्ज 2 प्लस, वही बात यहाँ पर भी लिख रहा हूं मैं, H3n NH3 दिख रहा है। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से है, यहाँ पर 2 प्लस। तो तुम क्या गौर कर रहे हो कि इन दोनों में कोई अंतर दिखा क्या? इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, यानी कि NiNH3 होल 4 2 प्लस जो है, ये दोनों का दोनों एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स देगा। ये दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स है कि, यानी कि ये देगा कि नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो नॉट गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सही है ना? इसी तरह से हम लोग बात करते हैं अगला, क्या ध्यान में रखना है? मिनिमम 2 मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर, ठीक है ना? तो लेकिन यहाँ तुम क्या गौर कर रहे हो कि 3 लिगेंड बाकी से अलग है, तो बताओ तो ये देगा कि नहीं देगा? तो नॉट गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पूछा जाता है कि सर अगर ये सब नहीं है देगा तो क्यों ऐसा एग्जाम्पल दिया जा रहा है? इस वजह से क्योंकि क्वेश्चन में यही ना फंसोगे, तो जो देगा अगर सिर्फ वही याद कर लोगे तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्यों कोई दूसरा वाला नहीं देता है। तो जैसे ये नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? तो तुम देखो ए और एक्स का देखो रिलेटिव पोजीशन यहां से बदल के यहां बदला है, तो देखो तो रिलेटिव पोजीशन चेंज हुआ क्या? इन दोनों को तुम लोग सिमिलर मानोगे कि डिसिमिलर मानोगे? ये दोनों के दोनों सेम है, ये दोनों का दोनों सेम है, अलग है ही नहीं। इस वजह से इन दोनों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं, बोथ आर आइडेंटिकल। वही चीज यहाँ पर एग्जांपल के रूप में मैंने दे रखा है, NiNH3 होल 3 Cl। तो यहाँ पर भी क्या बात है कि NH3 तीनों एक जैसा हो गया, एक क्लोरीन है। तो तुम बताओ तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर मान लेते हैं प्लस है एक, तो इस कॉम्प्लेक्स पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और अब हम लोग कर क्या रहे हैं ना कि उस क्लोरीन को यहाँ ले आए, और अब NH3 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना? तो इस परिस्थिति में बताओ तो ये क्या अलग टाइप का कॉम्प्लेक्स है या फिर सेम ही है? सेम ही है। यहाँ पर भी क्लोरीन का रिलेटिव पोजीशन देखो बदला क्या? यहाँ भी क्लोरीन के अबाउट 2 अमोनिया है, यहाँ भी क्लोरीन के अबाउट 2 अमोनिया है, तो यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन नहीं बदल रहा है। ये देगा कि नहीं देगा? नॉट गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? इसी तरह से अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है? इस वाले एग्जाम्पल में बोला जा रहा है Ma2X2 टाइप। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विथ स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी देगा जब उन चारों लिगेंड में से 2 जो है बाकी 2 से अलग होगा तब। तो यहां पर देखो ये A2 है, X2 है, 2 जो है बाकी 2 से अलग है, तो ये देगा। यहाँ तुम देखो ए मैंने रख दिया, और इधर में मैंने X और X रख दिया, तो देखो तो ये दोनों सिमिलर लिगेंड एकदम एडजेसेंट पोजीशन पर है। तो बताओ तो ये सिस होगा कि ट्रांस होगा? ये सिस होगा। और इसी तरह से यहाँ पर अगर ए को एक दूसरे के अपोजिट रख दें और एक्स को हम लोग यहाँ रख दें, तो बताओ तो ये दोनों एक दूसरे के सामने है कि अपोजिट है? अपोजिट है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग ट्रांस देंगे, ठीक है ना नाम? तो बताओ तो इस परिस्थिति में ये वाला कॉम्प्लेक्स और ये वाला कॉम्प्लेक्स दोनों सेम है या फिर अलग है? तो दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से अलग है, और इन दोनों को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म गिव, है ना? ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, ठीक है? इसी का एग्जांपल एक मैंने यहाँ पर लिख रखा है, CONH3 होल 2 Cl2, यानी कि यहाँ पर 2 NH3 है, दिखा NH3 और 2 क्लोरीन है। तो देखो तो सेम जैसा चीज सेम साइड है, तो ये वाला जो होगा ये सिस कहलाएगा। और यहाँ पर NH3 को, एक NH3 को हम लोग इस साइड ले आए, तो यहाँ Cl हो गया, तो तुम देखो इस वाले को हम लोग सिस बोलेंगे या फिर ट्रांस बोलेंगे? इस वाले को हम लोग ट्रांस बोलेंगे। तो इस परिस्थिति में तुम बताओ कि ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा? देगा, गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या नियम है? अगर चारों मोनोडेंटल लिगेंड रहेगा तो 2 लिगेंड बाकी 2 से अलग होना चाहिए। इसमें बोर नहीं होना है, क्योंकि यही चीज तो इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जांपल में ही आप लोग बोर होने लगोगे तो फिर सीखोगे क्या? तो इस स्थिति में देखो ये प्लैटिनम है NH3 होल 2 Cl2, तो सेम वही उसी तरह का एग्जांपल है। यहाँ पर भी NH3
NH3, जल्दी से बताओ तो ये सिस है या फिर ट्रांस है ये वाला कॉम्प्लेक्स, और इस वाले कॉम्प्लेक्स को भी उसी तरह से जस्टिफाई करके आप लोग बताओ कि ये सिस है या फिर ट्रांस है। तो ये वाला जो है पहला वाला दैट वन इज सिस कि ट्रांस, कि पहला वाला जो है दैट इज सिस, और दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों वो वाला जो है वो ट्रांस डेफिनेटली है, ठीक है ना, क्योंकि सेम जैसा सेम साइड तो सिस, सेम जैसा अपोजिट साइड तो ट्रांस। तो यानी कि ये देगा कि नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सही है ना। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में लिख रहा है कि Ma2XY टाइप, इसका मतलब क्या है कि दो यूनिडेंटेंट सिमिलर न्यूट्रल लिगेंड है और दो एनायनिक यूनिडेंटेंट लिगेंड है जो कि डिसिमिलर है, तो भी होगा, क्योंकि इन चार लिगेंड में से दो बाकी दो से अलग होना चाहिए टू गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो कैसे, A2 है AA और XY है, ठीक है ना, एक A2 है दूसरा XY है। इसी तरह से यहाँ AA है और इसके बाद है X और Y, नजर आया, A2 और XY। तो यहां पर अगर ध्यान दोगे तो दो सेम टाइप का लिगेंड सेम साइड है, तो ये वाला जो हो गया सिस हो गया, और यहाँ पर दो सेम टाइप का लिगेंड AA जो है ये सेम साइड है कि अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों, इसे हम लोग ट्रांस बोल देंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म थोड़ा सा टिपिकल होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन बनाना काफी कठिन हो जाता है। कठिन होने का वजह ही ये है कि इमेजिनेशन यहाँ पर थोड़ा लूज कर जाता है बच्चों, तो आप लोगों को इमेजिनेशन लूज नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग खुद से अपना इमेजिनेशन क्रिएट करो, और यहाँ पर चीजों को ज्यादा आसान बनाकर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम करा है, कि सिर्फ आप लोग देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, देखोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो यानी कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन तो ही देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अदरवाइज नहीं देगा। अब स्क्वायर प्लेनर में भी क्या गौर करोगे कि अगर चारों मोनोडेंटेंट लिगेंड है तो उन चारों लिगेंड में से दो बाकी दो से अलग होना चाहिए। वही सारा तो एग्जांपल यहाँ पर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें दो अमोनिया है, एक क्लोरीन है, एक Br है, तो लिख देते हैं यहाँ पर NH3 है, NH3 है, एक क्लोरीन है और एक क्या है Br। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक NH3 है, एक NH3 है, एक क्लोरीन है और एक क्या है Br। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में क्या अंतर है। तो पहले वाले केस को अगर तुम लोग देखोगे तो इसमें दोनों अमोनिया सेम साइड है ना, और यहाँ पर तुम देखोगे ये अमोनिया और ये अमोनिया अपोजिट साइड है। तो सेम साइड रहेगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सिस, और अपोजिट साइड रहेगा ना तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ट्रांस। सेम साइड तो सिस, अपोजिट साइड रहेगा तो उसे ही हम लोग क्या नाम दे देंगे, ट्रांस। इसी तरह से नेक्स्ट वाले एग्जांपल में हम लोग बढ़ते हैं। इसमें भी कुछ वैसा ही एग्जांपल है कि दो लिगेंड एक जैसा है, जैसा कि तुम लोगों को नजर भी आ रहा होगा कि दो जगह पिरिडीन है और बाकी दो एक दूसरे से अलग है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ये पिरिडीन ये पिरिडीन, यहाँ पर NO2Cl, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स रहा। और वैसे ही आप लिख रहे हैं पिरिडीन पिरिडीन और इधर में NO2 और Cl। तो बताओ तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या सेम है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर पिरिडीन पिरिडीन सेम जैसा लिगेंड सेम साइड, तो ये हो गया तुम्हारा सिस, और यहाँ पर दोनों पिरिडीन अपोजिट साइड, तो ये हो गया ट्रांस। और जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देगा यानी कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी देगा कि नहीं देगा, देगा, सही है ना। अगले एग्जांपल पर बढ़ जाते हैं। इसमें क्या है, वही बात है कि मिनिमम 2 लिगेंड मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर 2। यहाँ पर AB यानी कि दो न्यूट्रल लिगेंड और दो एनायनिक लिगेंड, जो एनायनिक लिगेंड है वही सेम है और जो न्यूट्रल लिगेंड है वो डिफरेंट है, लेकिन होना क्या चाहिए, चार में से दो लिगेंड बाकी दो से अलग होना चाहिए। तो ये देगा कि नहीं देगा, तो ये देगा क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देख भी लेते हैं कैसे, ये A है B है और इधर में क्या है X और X, ठीक है। तो तुम गौर करोगे कि यहाँ पर X X सेम साइड है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, सिस। और यहाँ पर क्या है, A B को इधर कर देते हैं और X को आमने सामने रख देते हैं। तो बताओ तो X और X यानी कि सेम टाइप ऑफ लिगेंड सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों, इसको हम लोग नाम दे देंगे ट्रांस। क्लियर है। इसी तरह से हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं, इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग कर सकते हैं कि निकेल है, उसके साथ अमोनिया है, पिरिडीन है और दो क्लोरीन है, रख देते हैं, कोई तकलीफ थोड़े है। ये है NH3,
ये है पिरिडीन और 2 क्लोरीन है। क्लियर ना, बोर नहीं होना, आगे इतना खतरनाक सब एग्जांपल आने वाला है। तो अगर छोड़ दिए तुम लोगों को लगेगा अभी एक ही टाइप का एग्जांपल है, नहीं नहीं, आगे बहुत है, जबरदस्त सब एग्जांपल है और उन सारे एग्जांपल को भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि और ये जितना भी एग्जांपल दे रहे हैं ना तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो तुम बताओ तो इसमें कौन सिस है कौन ट्रांस है, चूंकि यहाँ पर जो दो सेम काइंड ऑफ लिगेंड है, दोनों क्लोरीन सेम साइड, और यहाँ पर जो दोनों क्लोरीन है तुम लोग गौर कर रहे होगे अपोजिट साइड है। तो इस परिस्थिति में किसको हम लोग सिस बोलेंगे, सेम साइड तो सिस और अपोजिट साइड है तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ट्रांस। यानी कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा, डेफिनेटली देगा। ठीक है ना, अगले एग्जांपल पर मूव करते हैं। इस वाले एग्जांपल को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसमें भी वही कहानी है कि दो लिगेंड एक जैसा और बाकी दो एक दूसरे से अलग। तो यहाँ पर भी देखो कि A2, तो इस दोनों ए को यहाँ लिख देते हैं, है ना, और एक बी एक न्यूट्रल लिगेंड है और एक यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पर क्या है, ए और ए को अपोजिट साइड हम लोग रख दिए और यहाँ बी है और यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो इस परिस्थिति में तुम लोग गौर करोगे तो ये ए और ए सेम साइड और यहाँ ए और ए अपोजिट साइड दिख रहा है ना। तो तुम बताओ तो जल्दी से कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, ये वाला सिस है और ये वाला बच्चों ट्रांस है। क्लियर है ना। इसी तरह और भी आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस वाले में क्या है, वही प्लैटिनम 2 पिरिडीन NH3Cl, ये देगा कि नहीं देगा, डेफिनेटली देगा। क्यों देगा ये, क्योंकि इसमें दो लिगेंड बाकी दो से अलग है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ये पिरिडीन है, ये NH3 है, ये पिरिडीन है और ये Cl है। यहाँ पर भी उसी तरह से लिखें, पिरिडीन पिरिडीन NH3 और Cl। तो इस परिस्थिति में गौर करो तो ये पिरिडीन और ये पिरिडीन दोनों सेम टाइप का है और यहाँ ये दोनों पिरिडीन सेम टाइप का अपोजिट साइड है। तो जल्दी से बताओ तो कौन सा सिस होगा कौन सा ट्रांस होगा, ये वाला आइसोमर सिस कहलाएगा और ये वाला आइसोमर जो होगा वो ट्रांस कहलाएगा। क्लियर हुआ, कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, जिसमें सेम जैसा लिगेंड सेम साइड रहे उसे हम लोग सिस बोलते हैं, जिसमें सेम जैसा लिगेंड अपोजिट साइड रहे तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, उसको हम लोग नाम दे देंगे ट्रांस। क्लियर है। अब है इफ ऑल द 4 मोनोडेंटल लिगेंड्स आर डिफरेंट, ये वाला बात याद रखना कि हमने अब बात क्या कर रहे हैं कि अभी तक जितना भी एग्जांपल देखे ना उसमें क्या था कि 4 लिगेंड था, है ना, और चारों का चारों मोनोडेंटेंट था और उन चारों मोनोडेंटेंट लिगेंड में क्या था, कम से कम 2 सेम था और बाकी 2 अलग था। 2 सेम था, हर जगह तुमने गौर करा होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि चारों डिफरेंट रहे, मतलब ए बी सी डी 4 लिगेंड है मान लेता है, चारों एक दूसरे से अलग हो, तो उस परिस्थिति में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, तो जवाब होगा हाँ देगा। लेकिन यहाँ जो कंपाउंड का एक से अधिक बहुत सारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा उन सबों को हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमर नहीं बोलेंगे, वहां पर सिस ट्रांस बोल नहीं सकते। और इस बात को भी याद रखना कि इस तरह का कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा कितना तरह का, 2 तरह का नहीं होगा, यहाँ 3 तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा और किसी को हम लोग सिस और ट्रांस नहीं बोल सकते। तो ध्यान से देखो, इफ ऑल दी 4 मोनोडेंटेंट लिगेंड, यहाँ पर जितना भी है, इफ ऑल दी 4 मोनोडेंटेंट लिगेंड्स आर डिफरेंट, कि चारों का चारों मोनोडेंटेंट लिगेंड एक दूसरे से अलग हो, देन द कंपाउंड कैन हैव 3 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर बट नो वन कैन बी कंसिडर्ड एज सिस और ट्रांस। लेकिन किसी को हम लोग सिस और ट्रांस नहीं बोलते हैं, इस बात को याद रखना। जैसे कि एग्जांपल है MAbXY टाइप, तो तुम गौर करो इस तरह का 3 तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। लिखते हैं कैसे, किसी एक लिगेंड को सामने रख दिए ए, हर एक में तुम गौर करो, किसी एक लिगेंड को सामने फिक्स कर दिए। लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं। अब जो ए के सामने एक में बी रख दो, क्लियर, एक के सामने एक्स रख दो और एक के सामने वाई रख दो। क्लियर हुआ, ए के सामने बी रख दिया, ए के सामने एक्स रख दिया, ए के सामने वाई, और बाकी 2 लिगेंड जो बचा ना उसको किधर भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए के सामने बी रखा है मैंने तो बाकी क्या बच गया, एक्स और वाई दिखा। ए के सामने एक्स रखा है तो बाकी क्या बच गया, बी और वाई। ए के सामने वाई रख दिए तो बाकी क्या बचा, बी और एक्स बच गया। तो बताओ तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया, 1 2 एंड 3, और ये तीनों का तीनों 1 2 and 3 are क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर, की ये तीनों का तीनों एक दूसरे का कैसा आइसोमर कहलाएगा, ये तीनों का तीनों एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, इस एग्जांपल को गौर से देखो। ये प्लैटिनम है, प्लैटिनम के साथ है क्या क्या, NH3, उसके साथ क्या है, पिरिडीन और NH2OH, यहाँ लिख देते हैं NH2OH, और साथ में क्या बचा, NO2। तो यहां पर भी लिखने का तरीका वही है कि हर जगह हम लोग NO2 को फिक्स कर दिया। एक बार NO2 के सामने पिरिडीन मैंने लिखा,
दूसरे बार हम लोग NH2OH लिख देते हैं और तीसरे बार हम लोग अमोनिया लिख देते हैं और बाकी दो को रख देते हैं। NO2 NH2OH को हम लोग रख दिया है तो बाकी क्या बच गया, पिरिडीन और NH3। बाकी क्या बच गया बच्चों यहाँ पर, पिरिडीन और NH2OH। सही है ना। तो इस तरह से बताओ तो कितना तरह का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बचा, यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स बचा बना। वो कौन कौन, 1 2 एंड 3, और ये तीनों का तीनों आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये तीनों का तीनों एक दूसरे का कैसा आइसोमर हो जाएगा बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। ठीक है ना। अब यहीं पर बात आती है कि अगर ये सारा एग्जांपल तो था तब जब मोनोडेंटेट लिगेंड रहेगा तब, अगर बाइडेंटेट लिगेंड कंपाउंड में रहा तो क्या परेशानी होगी। तो वही बात मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं कि इफ बाइडेंटेट लिगेंड इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म द कंपाउंड मस्ट हैव मिनिमम 2 बाइडेंटेट लिगेंड एंड बोथ ऑफ देम शुड बी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ये बात समझ में आई कि यदि कंपाउंड में बाइडेंटेट लिगेंड रहा तो कब देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड में अगर बाइडेंटेट लिगेंड रहा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी दे सकता है जब दोनों का दोनों बाइडेंटेट लिगेंड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। अब अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल क्या होता है तो उसको समझो आप लोग कि जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने दिया है कि अगर कहीं पर AA लिखा हुआ है ना तो दैट इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है NH2CH2CH2NH2। ठीक है ना, जिसको कि हम लोग क्या नाम दे देते हैं, EN मतलब इसका एब्रिविएशन है EN, पूरा नाम हो जाता है इथिलीन डाइएमाइन। सही है ना। इसी तरह से अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल हो जाता है NH2CH2COO-, जिसका नाम होता है एब्रिविएशन तो ग्लाइसिनेटो होता है GLY, और नाम हो जाता है ग्लाइसिनेटो। ठीक है ना, एनायनिक लिगेंड है। तुम गौर करोगे कि ये पहले वाले लिगेंड को, ये बाइडेंटेट लिगेंड को बीच से अगर आप लोग कट करोगे, बीच से कट करो तो इस साइड का हिस्सा और इस साइड का हिस्सा बराबर है, मिरर इमेज है एक दूसरे का, तो इस वजह से इन दोनों को हम लोग क्या नाम दे देंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। लेकिन ये वाले लिगेंड को देखोगे तो बीच से कट करोगे तो इस साइड का हिस्सा और इस साइड का हिस्सा एक जैसा है क्या, नहीं है। इसमें दोनों साइड का हिस्सा एक जैसा था, इसमें दोनों साइड का हिस्सा चूंकि एक जैसा नहीं है तो इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कहेंगे। तो यहां पर मैंने वही बात दोहराई कि अगर कंपाउंड में बाइडेंटेट लिगेंड रहा तो उस परिस्थिति में कंपाउंड तब जाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा जब दोनों का दोनों बाइडेंटेट लिगेंड अनसिमेट्रिकल रहा। यानी कि इस तरह के लिगेंड वाला कंपाउंड, यानी कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड अगर कंपाउंड में रहा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब देगा जब उसमें दो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड रहेगा। ठीक है ना, ऐसा वाला नहीं देगा, ऐसा वाला देगा। ठीक है, तो अब एग्जांपल पर आ जाते हैं। जैसे कि यहां पर है MAA2 टाइप। ए बोलने का रिप्रेजेंटेशन पहले ही बताया, ए रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, मान लेते हैं ए और ए है, और चूंकि बाइडेंटेट है ना तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये भी ए और ए है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, और यहाँ भी ए है, सिमेट्रिकल है, ए सिमेट्रिकल। तुम गौर करो क्या इन दोनों में कोई अंतर है, नहीं, दोनों क्या है, आइडेंटिकल है कि नहीं, ये दोनों का दोनों आइडेंटिकल है। इस वजह से MAA2 टाइप देता है कि नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉट गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। ठीक है ना, उसी का एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है। इथिलीन डाइमाइन है, बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है और एक से अधिक भी है, दो है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, ये नहीं देगा, नॉट गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन नहीं बदलता। आप लोग गौर से देखो, यहां पर हम लिख रहे हैं NH2 CH2 यही ना है इथिलीन डाइमाइन, और दूसरा इथिलीन डाइमाइन यहाँ लिख देते हैं CH2 ऐसे, और साथ में NH2 है ना, ये ऐसे। तो बताओ तो ये जो तुमको नजर आ रहा है ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है या फिर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, जिसको पलटने से कोई फर्क पड़ेगा, देख लो, NH2 CH2 और ये वाला है NH2 पलट दिए तो दोनों एक ही जैसा तुमको लग भी रहा होगा, नहीं, दोनों में कोई अंतर नजर आ रहा है क्या, नहीं, ये भी 2+2+, तो दोनों का दोनों आइडेंटिकल है, इस वजह से दोनों में कोई फर्क नहीं। इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा, इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं MAA-AB टाइप का। AA-AB टाइप का कहने से क्या मतलब जाता है, कहने से मतलब जाता है कि इसमें दो, ये A मतलब एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है और एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, तो ये देगा कि नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, नॉट गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्योंकि मैंने बताया कि अगर दो बाइडेंटेट लिगेंड है तो दोनों का दोनों अनसिमेट्रिकल रहना चाहिए,
इसमें तो एक सिमेट्रिकल हो गया, एक अनसिमेट्रिकल। गौर से देखो, जैसे ये ए है सिमेट्रिकल और ए बी है जो कि है अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना। तो उल्टा कर देखते हैं, ए है सिमेट्रिकल और अब उल्टा दिए, बी ऊपर कर दिए, ए नीचे कर दिए, तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इन दोनों को अगर आप लोग गौर से देखोगे कोई अंतर नहीं है, दोनों को दोनों एक ही है। तो यहां अगर इसको 1 और 2 से हम रिप्रेजेंट करें तो 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, ये दोनों का दोनों एक ही है। तुम गौर से देखो, क्योंकि अभी भी बी के दोनों तरफ ए ही है, अभी भी देखो बी के दोनों तरफ ए ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। उसी का एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि यहाँ पर लिख देता हूँ NH2, इथिलीन डायमाइन है ना एक साइड, तो वो इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ NH2, ठीक है। और दूसरे साइड ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो NH2CH2 C डबल बॉन्ड O और O, ध्यान से देखना। तो ये हो गया एक साइड इथिलीन डायमाइन और एक साइड मैंने क्या लिख दिया? ग्लाइसिनेटो। वैसे ही यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा से CH2 NH2, ठीक है ना। ये इथिलीन डायमाइन और दूसरा जो है ग्लाइसिनेटो को उल्टा कर रखता हूँ, ठीक है ना। OC डबल बॉन्ड O NH2CH2, ये वाला दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो तुम गौर करो दोनों में क्या अंतर है। पहला वाला में देखो तो ये जो ग्लाइसिनेटो का ऑक्सीजन है उसके अबाउट कुछ अंतर पड़ रहा है क्या? नहीं, तुमको नजर आएगा कोई अंतर नहीं। और दूसरे वाले में ग्लाइसिनेटो का अंतर के अबाउट, जो ऑक्सीजन के अबाउट जो कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों के ज्योमेट्री में कोई अंतर नहीं, दोनों एकदम एक जैसा है। तुम पलट उलट के देख लो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस वजह से ये देगा कि नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? नॉट गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यही थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें ना उस स्मूथनेस नहीं होता है, जैसा कि आप लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखा था ना, उस तरह का स्मूथनेस यहाँ पर नहीं होता है। आप लोगों को एकदम याद करना पड़ेगा और लास्ट में मैं उन बातों को दोहराऊंगा कि क्या क्या याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा ये दोनों? क्योंकि 1 और 2 जो है, 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, ये दोनों का दोनों आइडेंटिकल है। इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहिए। कौन देगा? अब उस एग्जांपल पर आते हैं, और वो एग्जांपल है कौन सा? ये जो आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, MAB2 टाइप। AB2 करने का क्या मतलब? AB मतलब अनसिमेट्रिकल और दोनों का दोनों अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड है। तो गौर से देखो, यहाँ ए बी लिख देते हैं, ठीक है ना। ये बाइडेंटेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ए बी लिख देते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया, क्लियर है। दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या होगा? यहाँ पर ए बी है, मान लें इस तरह से घेर दिए और इधर उल्टा दिए, बी ए कर दिए। तो देखो दोनों एक दूसरे से अलग है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है कि पहला वाला जो है उसमें ए के सामने ए, बी के सामने बी है, यानी कि ये सिस है। और दूसरा वाला में देखो ए के सामने बी है और ए के सामने बी के सामने ए है, तो ये दोनों जो है अपोजिट है। तो इस वजह से इसको हम लोग ट्रांस बोलेंगे। तो इसको अगर हम लोग 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो बताओ, तो इस परिस्थिति में 1 एंड 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर और नॉट, कि ये दोनों एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, सही है ना। इसी तरह से अगर हम लोग प्लैटिनम ग्लाइसिनेटो होल 2 की बात करें तो ये देगा कि नहीं देगा? ये गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ग्लाइसिनेटो को यहाँ पर लिखकर दिखा रहा हूँ प्लैटिनम के अबाउट। तो ग्लाइसिनेटो को कैसे लिख सकता हूं मैं? NH2CH2C डबल बॉन्ड O, NH2CH2C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड ग्लाइसिनेटो, ठीक है ना। ये देगा कैसे, वही दिखा रहा हूं मैं। अब पहले साइड वाले को जैसे था ना वैसे ही लिख देता हूं, NH2C डबल बॉन्ड O, और दूसरे साइड क्या है? OC डबल बॉन्ड O NH2CH2, ठीक है। तो तुम गौर करो, पहले वाले में C डबल बॉन्ड O के सामने C डबल बॉन्ड O था, C डबल O के सामने C डबल बॉन्ड O था, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस। और दूसरे वाले में क्या है? अपोजिट साइड है, तो सेम जैसा ग्रुप, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। तो इस स्थिति में पहला और दूसरा जो है ये 1 एंड 2 आर व्हाट? 1 एंड 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। अब हम लोग अगले एग्जांपल या अगले कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो शोन बाय ब्रिज्ड बाय न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, कि अगर कहीं पर ब्रिज्ड बाय न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, अगर कहीं पर ब्रिजिंग लिगेंड है
तो वहां पर भी हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है। वो क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखना, M2A2X4, जैसे किसी का एग्जांपल लिख रखा है मैंने, प्लैटिनम Cl2P C2H5 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जैसा चीज है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि ब्रिज्ड बाय न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तो प्लैटिनम है, ये पहला कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, प्लैटिनम, और मान लेते हैं 2 क्लोरीन यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड की तरह है, ठीक है ना, और बाकी 2 जगह क्या है, ClPC2H5 3, और इधर क्या है बताओ, इधर है Cl और PC2H5 3, ठीक है ना, तो ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया। ऐसा ही दूसरा कॉम्प्लेक्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, दूसरा कॉम्प्लेक्स है वो क्या, कि प्लैटिनम है और ब्रिजिंग लिगेंड के रूप में यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, और इधर क्लोरीन है और इधर PC2H5 और इस साइड भी क्या है, इधर भी है PC2H5 और यहाँ पर भी क्लोरीन है। तुम गौर करके देखो और बताओ कि ये जो 2 कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ लिखा है इस वाले कंपाउंड के लिए, क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है? बिल्कुल, ये दोनों का दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो यहाँ क्लोरीन के सामने क्लोरीन है, और यहां भी गौर करोगे, यहां पर क्लोरीन के सेकेंड वाले में अपोजिट है क्लोरीन, ठीक है ना। और अगर गौर करो, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन या ट्राइथाइल फॉस्फीन बोल देते हैं, वो पहले वाले में सेम साइड है, और दूसरे वाले में तुम गौर करो, दूसरे वाले में वो अपोजिट साइड तुम लोगों को नजर आ रहा होगा, है ना। तो इस परिस्थिति में पहले वाले को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, पहला वाला सिस आइसोमर है, और दूसरा वाला जो है उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, दूसरा वाला जो है दैट वन इज ट्रांस आइसोमर। और सिस और ट्रांस जैसे आ गया, तो सिस और ट्रांस जैसे आ गया, तो तुम बताओ कि ये पहला और ये जो है दूसरा, ये दोनों एक दूसरे का कैसा आइसोमर कहलाएगा, यहाँ पर लिख देता हूं, 1 and 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ each अदर, सही है ना। तो ये हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां हो सकता है। तो जल्दी से बता दो कि एक बार शॉर्ट रिवीजन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो वो मैंने आज आप लोगों को बताई, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो कल मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जितने तरह के चांसेस और पॉसिबिलिटी होती हैं उसकी बात करेंगे कल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या क्या बात बताई आज मैंने, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ कंपाउंड का 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, एक टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं देता है, क्यों, क्योंकि उसमें रिलेटिव पोजीशन नहीं बदलता है। स्क्वायर प्लेनर में दे सकता है, कब कब दे सकता है, तो स्क्वायर प्लेनर वाला स्ट्रक्चर में अगर चारों का चारों मोनोडेंटेड लिगेंड रहा, याद करो जल्दी, चारों का चारों मोनोडेंटेड लिगेंड रहा, तो कम से कम 2 जो है बाकी 2 से अलग होना चाहिए, तब जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। चारों सेम होगा नहीं देगा, 3 सेम होगा नहीं देगा, कम से कम 2 जो है बाकी 2 से अलग रहेगा, तब जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, ठीक है, याद हुई बात। अगर चारों का चारों लिगेंड एक दूसरे से अलग रहेगा तो उस परिस्थिति में भी देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन वहां पर जो वहां पर 3 आइसोमर बनेगा, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, इसलिए वहां पर सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर कंपाउंड में ब्रिजिंग लिगेंड रहा, सॉरी बाइडेंटेड लिगेंड रहा, तो बाइडेंटेड लिगेंड के केस में क्या होगा कि कम से कम 2 बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो दोनों का दोनों अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड रहना चाहिए। अगर दोनों का दोनों सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है तो नहीं देगा, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है तो भी नहीं देगा, और दोनों का दोनों अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड रहेगा, तब सिर्फ उसी परिस्थिति में जाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर ब्रिजिंग लिगेंड रहा, ये कि सामने नजर भी आ रहा है एग्जांपल, तो उस परिस्थिति में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे सकता है, वो कैसे आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। तो इन वेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी स्टडी अबाउट, कि अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कि वैसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वहां पर कैसा कैसा आइसोमेरिज्म होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उस वाले वीडियो को बच्चों आप लोग गलती से भी मिस नहीं करना, क्योंकि वही वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट का मतलब तो जानते ही होंगे, कि समझ गए ना बच्चों। अब जो बात करते हैं वो क्या है, होप सो पहले से लिख कर रखा था इसलिए इसको झेल लो, कि होप सो यू ऑल एंजॉयिंग द वीडियो, तुम सभी लोग एंजॉय किए होगे, ये तुम लोग हो, ये तुम लोग को मिलाकर हम लोग सिंगुलर नाउन में बना के रखे हैं। तो आप लोग अगर बोलो यस सर तो यस सर, तो क्या करना है, इफ यस देन प्लीज प्लीज, ये मैंने हाथ का फोटो बनाया लेकिन हाथ का फोटो बना नहीं है, तो प्लीज लाइक द वीडियो,
जिसमें आप लोगों का किडनी फेल हो जाता है, लेकिन प्लीज फिर भी लाइक कर दो। शेयर द वीडियो अमॉन्ग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के बीच वीडियो को शेयर करो और उन सबों को बोलो कि प्लीज 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 एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों? बिकॉज इट मीन्स ए लॉट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा योगदान कर, मतलब बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको प्लीज सब्सक्राइब करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू झेलने के लिए, वॉचिंग झेलने का अंग्रेजी शायद वॉचिंग ही होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय बाय।